हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरयू। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एचपी टेट के लिए जो है वो बायो के लेक्चर्स भी अपलोड करूंगी। तो उसी का फर्स्ट लेक्चर है ये लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट लेसन है। अगर हम एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो +1 क्लास का 11th क्लास का ये फर्स्ट लेसन है, +1 का है लिविंग वर्ल्ड। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो जब पेपर जो है कई बार ऐसा ही होता है कि 1-2 नंबर से रह रहा होता है, तो जितना हमारी लिमिट में है, जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम पढ़ के जाएंगे ही। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो बाद की बात है, लेकिन बहुत ही सिंपल लेसन है, बहुत ही बेसिक्स हैं इसमें बायो के जितने भी हम पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। देखो, ये तो हमें पता है कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग बींग्स के साथ डील करती है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितनी भी हैं, चाहे जीव हैं, जंतु हैं, कोई भी हैं, उनके साथ डील करती है। अब हम प्लांट्स एनिमल्स की बात करते हैं तो कितनी वास्ट है ये, जो हम प्लांट्स की ही बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, और भी कितने सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हमें पता है ना। प्लांट्स की हम बात करें तो एक एल्गी से लेके जो है जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स तक जाता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो है ना, कहाँ से लेके जो है वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स तक, कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक जो है वो जाता है। तो लेकिन पहला सवाल तो ये आता है कि लिविंग है। हम कब कहेंगे कि कोई चीज लिविंग है ना। मैं एक टेबल ले लूं, मान लो एक वुडन टेबल ले लूं, और मैं क्या है इसे, ये जिस वुड से बना है वो एक ट्री ले लूं, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ये मैंने एक ट्री ले लिया, ट्री है, और ये क्या है, एक टेबल है। लेकिन मैं कह रही हूं कि ये टेबल जो है ये एक नॉन लिविंग बीइंग है, और वही इस वुड से बना हुआ ये जो टेबल है वो नॉन लिविंग है, और ये जो ट्री है ये कैसी है, लिविंग बीइंग है। तो मेरे पास क्या आधार है, किस बेसिस पे मैं कह रही हूं कि ये ट्री जो है ये एक लिविंग बीइंग है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगे है ना, जिसके ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, साइंस में प्रूफ होना बहुत जरूरी है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ेंगे। अब देखो कि जैसे ये ट्री है, तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी सेपलिंग लगाई होगी है ना, पौधा लगाया होगा छोटा सा। उसके बाद क्या, मैंने इसमें पानी दिया, खाद दिया, धीरे धीरे ये थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़े बड़े होते होते क्या है, एक बड़ा सा ट्री बन गया है ना। ग्रोथ शो की ना इसने। लेकिन अगर मैंने जब इस पेड़ को काट दिया और उसके बाद इसका टेबल बना दिया, तो इसको मैं कितने भी साल बाद देखूं, चाहे मैं इसको 2 साल बाद देखूं, 5 साल बाद देखूं, 50 साल बाद देखूं, ये टेबल एज इट इज ही रहेगा, कोई भी ग्रोथ शो नहीं करेगा ना, कोई भी ग्रोथ शो तो नहीं करेगा ये। तो हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। तो ये ट्री कैसा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप एक बच्चे के साथ ही देख लो, एक बच्चा है, वो पहले इन्फेंट होता है, फिर कैसा चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड से होता होता जो है वो एक ओल्ड एज तक पहुंचता है। तो क्या है, ग्रोथ शो कर रहा है वो है ना, एक ग्रोथ का पैटर्न है। लीनियर होता है ये पैटर्न, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना। और नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन मास, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रोथ तो शो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ इनका मास भी बढ़ रहा है। देखो है ना, इस ट्री का भी मास, अब जो हमने पौधा लगाया था उसका मास और इस ट्री का मास तो डिफरेंट होगा ना, बड़ा हुआ होगा, ट्री का मास ज्यादा होगा। और वैसे ही जब हमने बच्चे की बात की तो उस इन्फेंट का जितना मास होगा वो बढ़ जाएगा जब वो चाइल्डहुड में एंटर करेगा, बढ़ जाएगा जब वो एडोलेसेंस में एंटर करेगा, बढ़ जाएगा जब वो एडल्टहुड में एंटर करेगा। तो मास बढ़ रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो ये है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ये जो लिविंग बीइंग्स होते हैं ये नंबर में भी इंक्रीज करते हैं, ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने टेबल की बात की तो ये टेबल को तो मैं जितने भी साल बाद देखूं ये अकेला ही होगा टेबल, लेकिन लिविंग बीइंग्स के साथ ऐसा नहीं होता है। लिविंग बीइंग्स जो है वो नंबर में भी ग्रो करते हैं ना, बढ़ते हैं। और ये जो नंबर में ग्रो करने की प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन या प्रजनन। प्रजनन की जो विधि होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिससे क्या है वो नंबर में बढ़ते हैं, नंबर में भी बढ़ रहे हैं वो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन होती है ये 2 तरह की होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं थोड़ा थोड़ा यही बता देती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सबसे पहले तो बात आती है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और इसमें यूजुअली क्या होता है कि इस तरह से डिवीजन होगा, एक बना, एक से कैसे बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 से कैसे बनेंगे, इस तरह से 2 से कैसे बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4 से कैसे बनेंगे,
ऐसे 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 ऐसे, 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, 8 से कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, 16 से कितने बनेंगे, 32 बनेंगे, 32 से कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। तो बहुत रैपिडली जो है इनका जो नंबर है वो बढ़ता जाता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, उसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होती है और हमारे पास क्या है, एक ऑफस्प्रिंग जो है वो बनता है। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग आता है हमारे पास, है ना, जो आगे जो हमारे पास आएगा, उसमें जो पेरेंट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक 100% जो है 100% कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के आएंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के आएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ पे 100% जैसा हमारा पेरेंट था वैसे ही हमारा क्या होगा, आगे ऑफस्प्रिंग होगा। अब हमने बात तो कर दी कि नंबर में बढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बढ़ रहे हैं, और क्या है, हम क्रॉस भी करते हैं, है ना, 2 हाइब्रिड्स भी हम बनाते हैं, तो कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के टाइम में अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो नोन है। अब इतनी ज्यादा स्पीशीज नोन है, हमें बायोलॉजी भी उनकी स्टडी करनी है, क्या उनके प्रोसेसेस चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उसके लिए क्या है, हमें नेमिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना, हमें नाम तो देना पड़ेगा कि क्या नाम है उसका। ऑलराइट, ये जो हम नाम देते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का जो प्रोसेस होता है इसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है जेनेरिक कंपोनेंट और एक होता है स्पेसिफिक कंपोनेंट, या इसे जेनेरिक एपिथेट या फिर स्पेसिफिक एपिथेट भी कह देते हैं। एपिथेट इज EPITHET, एपिथेट। एपिथेट ऐसी चीज होती है जो किसी के भी बारे में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं। ठीक है, अच्छी भी बुरी बातें भी जब हम किसी के बारे में बताते हैं तो हम कहते हैं उसका एपिथेट है। तो एक जेनेरिक होता है, जनरल होगा, और एक स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अब ये जो 2 नाम देने की प्रथा चलाई, या जो ये जो प्रोसेस था, ये जो सिस्टम था 2 नाम देने का, जेनेरिक और स्पेसिफिक नाम देने का, नॉमेनक्लेचर का, ये नॉमेनक्लेचर को हम कहते हैं बाइनोमियल। बाय मींस 2, 2 नाम देने का ये जो सिस्टम है इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये हमें दिया था कैरोलस लाइनस ने। कैरोलस लाइनस ने जो है हमारे पास ये सिस्टम जो है प्रोवाइड किया था, जिससे हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सके कि किस तरह हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है, लिविंग बीइंग का नाम जो है वो सजेस्ट करना है। तो इसके साथ इन्होंने कुछ रूल्स भी सजेस्ट किए नाम लिखने के, उन रूल्स के बारे में हम देखेंगे। देखो, पहला रूल ये कहता है कि ये जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नाम होता है ये हमेशा ही लैटिन भाषा में होता है, ये लैटिन से डिराइव्ड होता है। अब बहुत बार देखेंगे, जैसे जो बीएड भी कर रहे हैं, आप जब भी कोई डेफिनेशन लिखते हैं, साइकोलॉजी लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। कोई भी वर्ड हम लिखते हैं, दिस वर्ड हैज बीन डिग्निटी, डिग्निटास से डिराइव किया गया है, जो लैटिन है या फिर ग्रीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो भाषाएं है ना, लैटिन या ग्रीक, ये डेड लैंग्वेजेस हैं। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि इनके ग्रामर में कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। अब अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर में क्या है, कलर की स्पेलिंग कभी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और बोलेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और बोलेंगे, COLOR लिखो या COLOUR लिखो, प्रोग्राम PROGRAMME लिखो या PROGRAM लिखो, है ना। तो डिफरेंट चेंजेस जो है हम कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो डेड लैंग्वेजेस होंगी उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो डेड हो गई, अब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। इसलिए ये जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ये डिराइव्ड होते हैं लैटिन भाषा से या फिर लैटिन भाषा में ही होते हैं। अब हमने बात की कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, हमने बात की कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, 2 नाम है, एक जेनेरिक है और एक कैसा है, स्पेसिफिक है। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को या जेनेरिक नाम को, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट नाम कौन सा है, जेनेरिक है, जीनस है, और दूसरा कौन सा है, उसकी स्पीशीज का नाम है। एक जीनस है और दूसरी क्या है, स्पीशीज है। दोनों ही वर्ड जो है वो सेपरेटली लिखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीनस इस तरह से, तो पहले हम अलग से लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया स्पीशीज, और इनको क्या है, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने अलग अलग लिखा और उसके बाद क्या है, उसको अंडरलाइन कर दिया। लेकिन अगर मान लो मैं प्रिंट कर रही हूँ, है ना, मैंने कोई प्रेजेंटेशन किसी को बनानी है और उसमें मुझे कोई
बायोलॉजिकल नाम, साइंटिफिक नेम लिखना पड़ता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वहां पे मैं सिंपली इटैलिक्स फॉन्ट जो है वो यूज कर सकती हूँ। ऐसे अंडरलाइन भी कर सकती हूँ या फिर इटैलिक्स फॉन्ट भी यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट रूल आता है कि जो फर्स्ट वर्ड है जीनस को जो डिनोट करता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो हमने पहले तो ये पढ़ा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्लस लिनस ने हमें दिया, फिर उन्होंने कुछ रूल सजेस्ट किए। तो पहला नाम जीनस है और जीनस हमेशा क्या है, कैपिटल से जो है वो शुरू होता है, यानी कि कैपिटल ए होगा, कैपिटल बी होगा, कैपिटल सी होगा, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल में होंगे, फिर हम उसे अंडरलाइन करेंगे। फिर आती है स्पीशीज की बात, तो स्पीशीज जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होती है और वो भी अंडरलाइन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला आता है मैंगो, तो मैंगो का जो है लैटिन होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो कैसे लिखेंगे हम, पहले मैंजीफेरा लिखा जीनस का नाम, फिर इंडिका लिखा स्पीशीज का नाम। रूल 3 और 4 इकट्ठे ही लिख दिया कि या तो हम एम कैपिटल लिखेंगे और आई छोटा लिखेंगे और दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, या फिर एम कैपिटल होगा, आई स्मॉल होगा और हमने कैसे लिखा है इसको, इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा है। या फिर ह्यूमन बींग्स का देख लो, तो इसका होता है होमोसेपियंस, यहाँ एस लगा लीजिएगा, होमोसेपियंस ये होता है इसका साइंटिफिक नाम या फिर बायोलॉजिकल नाम। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम SOLANUM, सोलेनम, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है सॉरी इस पे, एंड ट्यूबरोसम T स्मॉल आएगा, BEROSUM, सोलेनम ट्यूबरोसम। इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब मैंने कह तो दिया कि 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं, लेकिन क्या मैं 8.7 मिलियन स्पीशीज का नाम लिख सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम कैटेगरीज बना देते हैं। कुछ हमने बना दी हुई है ना कैटेगरीज की, ये इंसानों की कैटेगरीज है, ये डॉग्स की हैं, ये कैट्स की हैं, ये काउज की हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं उनके कैरेक्टर्स पे बेस। इन कैटेगरीज को कहते हैं टैक्सा, और ये जो प्रोसेस है क्लासिफाई करने का इसे हम कहते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है, ग्रुपिंग कर दी हमने कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर, उन कैटेगरीज को बोला टैक्सा और उस प्रोसेस को हमने बोला टेक्सोनोमी। नेक्स्ट आता है कि टू नो अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड देयर रिलेशनशिप इज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनोमी तो आ गया, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हमें यह भी जानना है कि कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स है, उनकी डाइवर्सिटी है ना, क्या टाइप है उनके, किस तरह से जो है उनमें रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, अगर प्लांट्स की भी हम बात करें तो ये सारा जानना है। क्या डाइवर्सिटी है और क्या रिलेशनशिप है उनका आपस में, उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। और इस सिस्टमैटिक्स पे कार्लस लिनस जी ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। ये HP टेट में आया था, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो एक तो कार्लस लिनस ने हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे दिया और एक इन्होंने सिस्टेमा नेचुरे भी दे दिया। अब नेक्स्ट आती है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब हमने कह दिया ना कि हम डिफरेंट कैटेगरीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है उनकी कैटेगरीज बना रहे हैं, तो उन्हीं कैटेगरीज को लेके जो है हमने एक हायरार्की बना दी है। हायरार्की है यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या कोई घटते हुए क्रम में कोई चीज होती है उसे हम हायरार्की कहते हैं। यानी कि कोई सिस्टम है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, एक ऑर्डर जो है वो एक फॉलो कर रहा है, हायरार्की जो है वो फॉलो कर रहा है। इसके निमोनिक्स हम याद रख सकते हैं। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप को गुड सूप अच्छा लगता था, तो किंग फिलिप क्या है, सूप पीने आए, KPCOFGS, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंगडम आता है, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में आता है हमारे पास स्पीशीज। ठीक है, सबसे पहले आ गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीशीज के बारे में। देखो स्पीशीज जो है ना वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और सबसे ज्यादा नैरो कैटेगरी है। स्पीशीज का मतलब है जिनकी बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक स्पीशीज बनाती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की हमने बात की, होमो सेपियंस, तो सेपियंस जो है वो क्या है, एक स्पीशीज है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो सिमिलर होंगी, ये एक ही ग्रुप होगा।
ठीक है। अब मान लो कि मैंने कुछ रिलेटेड स्पीशीज ले ली जिनमें कुछ ना कुछ और कॉमन चीजें थी, एक्सटर्नली मुझे देख के पता लग रहा था कि हो सकता है कि इनमें कुछ और कॉमन जो है वो हो सकता है। तो जब मैंने वो सिमिलर ले ली तो मैंने उनको क्लब करके क्या है, एक जीनस बना दिया जिसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैमिली। जब मैंने क्लोजली रिलेटेड जीनस देख लिया कि कुछ ऐसे जीनस थे जो क्लोजली रिलेटेड थे, उनकी मैंने क्या कर दी, फैमिली बना दी। जैसे कि जितनी भी पल्सेस होती हैं उनकी स्पीशीज तो अलग होती हैं लेकिन जीनस जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे लेग्यूमिनस होते हैं तो वो एक फैमिली बना देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी आता है कि फैमिली जो है हमारी, पल्सेस की फैमिली कई बार पूछ ली जाती है, तो पल्सेस की फैमिली होती है फेबेसी, FABACAEA। फेबेसी जो है वो फैमिली होती है पल्सेस की। तो फैमिली बना दी हमने। अब कुछ फैमिली में कुछ ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो सिमिलर होंगी तो वो बना देंगी ऑर्डर, ऑर्डर से बनेगा क्लास, क्लास से बनेगा फाइलम और फाइलम से बनेगा लास्ट में हमारे पास किंगडम। किंगडम बहुत बड़ा होगा, बहुत कुछ अपने अंदर संभालेगा, है ना, उसमें इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज आ जाएंगी, फाइलम भी आ जाएंगे, तो वो क्या बना देंगे, हमारे पास एक किंगडम बना देंगे। जैसे वर्टिब्रेट्स ले लिया हमने, उसके बाद हम क्लास देखेंगे कि क्या वो मैमल्स हैं, है ना। मैमल्स में हम कितने सारे ले लेंगे, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, काउ भी आ जाएगी, बफलो भी आ जाएगी, गोट भी आ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे। तो मैमल्स के बाद क्या है, उन सारों को हम एक फाइलम में जो है वो बना देंगे। जैसे हमने कोई फाइलम ले लिया उसके लिए, है ना। उसके बाद हम बनाएंगे किंगडम की। ये सारे किस में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, या कुछ आएंगे वो किंगडम प्लांट्स में आएंगे। तो इस तरह से हम जो है हायरार्की में बढ़ते गए। सबसे छोटी स्पीशीज थी, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और किंगडम। आप इसको नीचे को याद कर सकते हैं, किंगडम सबसे बड़ा होता है, फिर किंगडम के अंदर आता है फाइलम, फाइलम के अंदर होती हैं क्लासेस, क्लास के अंदर होता है ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर होता है फैमिली, फैमिली में होते हैं जीनस और जीनस में होते हैं स्पीशीज। बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो होंगे वो होंगे हमारे पास स्पीशीज। ठीक है, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, आगे पीछे दिया होगा ये ऑर्डर, आपको ये ऑर्डर बताना होगा। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसके नोट्स साथ के साथ बनाते जाएं, क्योंकि एक बार आप जब खुद से बना लेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ जो है इसकी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये हमारे पास लिविंग बीइंग्स का इतना ही था, या लिविंग वर्ल्ड का। ग्रो करते हैं, मास में ग्रो करेंगे और नंबर में ग्रो करेंगे। नंबर में ग्रो करने के प्रोसेस को हमने रिप्रोडक्शन कहा। दो तरह की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फिर हमने इनके नाम देने के प्रोसीजर को कहा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरलस लिनस ने दिया था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से नाम लिखते हैं। उसके बाद हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। लास्ट में हम देखते हैं क्वेश्चंस। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैंगो बतानी है, मैंजीफेरा इंडिका। ये तो सामने पता चल रहा है, आई कैपिटल है, दिस इज रॉन्ग, मैंजीफेरा इंडिका करेक्ट। आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए होते तो आपको सारे ऑप्शन नहीं देखें, जहां पे आपको सही ऑप्शन दिख गया है आपने वहीं पे टिक लगाना है, बाकी आप देख सकते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सही, आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये गलत है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द, ही लिख दिया मैंने, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। पहला है देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कुछ अजीब सा लग रहा है, ये तो नहीं है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस आता है, फिर स्पीशीज आती हैं, ये भी गलत है। फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, तो ये सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ सिस्टम नेचुरे, तो ये हम बता सकते हैं कैरलस लिनस है। इसके बाद आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कैरलस लिनस लिख देना है। ठीक है, कैरलस लिनस लिख दिया। उसके बाद आपने बताना है इन्होंने क्या दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया और एक बुक भी दी, सिस्टम नेचुरे। ठीक है, फिर आपने नोट्स बना लिए। इस तरह से आपको जितने भी साइंटिस्ट के नाम आते जाएंगे, या कोई आप अगली ऐसी चीज पढ़ोगे जो कैरलस लिनस ने दी होगी, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये 1-1 लाइनर्स के जो नोट्स होते हैं ये आपको लास्ट में बहुत ज्यादा काम आते हैं। आई होप इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, तो देखते हैं उसको अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा पाऊंगी तो बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, या अगर आपको प्रेजेंटेशन के सही लग रहा है तो वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से नोट्स बनाने ईजी होते हैं। बोर्ड पे पढ़ाओ तो नोट्स जो है वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम ज्यादा घुस जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा तो है ना कि नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, हमने अपना टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए ये जो
1 लाइन में हम पढ़ रहे हैं, ये मोर देन इनफ है। अगर आप इसी तरह से जो मैं बताऊंगी वो पढ़ते जाएंगे तो आपके बायो के जो नोट्स हैं वो एंड तक पक्का पक्का से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप जितना भी सपोर्ट मुझे करते हैं, जितने भी लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो बताती हूँ आपको समझ आता है, और आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।